नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद की लहर दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैली हुई दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर रामनवमी के दिन जिस तरीके से शोभा यात्रा निकली और उसके आड़ में जिस तरीके से एक तरीके से हिंसा फैली और उस हिंसा को दबाने के लिए जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, उससे कई गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और इन बुलडोजर के इस्तेमाल पर खासतौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो उसके निशाने पर दिखाई पड़ी। तमाम धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के मद्देनजर देश के तकरीबन 108 पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स, पूर्व आईएएस ऑफिसर्स जो सरकार में लंबे समय तक बड़े ऊंचे पदों पर बने रहे, उन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है कि इस वक्त जिस तरीके का उन्माद, फ्रेंजी दिखाई पड़ रही है और उसके निशाने पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय है, वो गहरी चिंता का एक विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस पे पहल करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। क्यों इन तमाम आईएएस ऑफिसर्स को, तमाम आईपीएस ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों ये सवाल देश के प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं? क्यों ये महसूस कर रहे हैं कि दरअसल ये सवाल सिर्फ सांप्रदायिकता का नहीं बल्कि संविधान का भी एक सवाल है, क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं जो है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राज्य की सरकारें, जो संस्थाएं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम मसलों बातचीत करने के साथ हमारे साथ दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और पूर्व आईएएस ऑफिसर नजीब जंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब जंग साहब, आपने भी इस चिट्ठी पर सिग्नेचर किया है, दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ी? जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा खुलासे से बताएं। आशुतोष, मैं आपको पहली बात बताऊं कि ये हमारी पहली चिट्ठी नहीं है। हम करीब करीब 200 रिटायर्ड अफसर हैं जो वक्तन पर वक्तन गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को खत लिखते हैं जब हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी उल्लंघन हुआ है या उसकी जो अंडरलाइंग भावनाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ये हमने करीब 50-60 चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को भी गई हैं, इलेक्शन कमीशन को भी गई हैं, राष्ट्रपति जी को भी गई हैं। अब पिछले, आपने तो सिर्फ रामनवमी का जिक्र किया, मैं समझता हूं पिछले एक 6-8 महीने में एक वातावरण ऐसा बना है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज में एक डर पैदा करता है। उसमें आपने सिर्फ मुसलमानों का जिक्र किया, मैं कहूँगा कि ये पूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, इसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, इसमें सिख भी शामिल हैं, इनको सबको एक ये एक खौफ होता है कि एक मेजॉरिटेरियनिज्म मुल्क में लाया जाने की कोशिश की जा रही है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये हमने आपस में मंत्रणा की। देखिए, अगर आप अंदाज लगाएं कि 200 अधिकारी जिन्होंने 35 साल, 40 साल, मैंने तो 45 साल सरकार में काम किया है, अगर हमारा जोड़ा आप लगा लें, टोटल कर लें, तो हम तो कई हजार साल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं जी। तो हम इस सरकार से और हिंदुस्तान की सरकार से हमेशा जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। लेकिन हमारी ये भावना जो है, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से स्वेयर किया था जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी, तो उसकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगा है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी हिंदुस्तान का शख्स, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो खौफ महसूस करे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के जहन में नहीं था जी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में जाएं तो देखिए 1947 में तो माहौल बहुत खराब था। उस वक्त भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा कर सकते थे। पाकिस्तान ने किया जी, बांग्लादेश ने किया, लेकिन हमने नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये सबका मुल्क है। यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, और हम सबका खून इसकी धरती में मिला हुआ है। हम यहाँ के बाशिंदे हैं और मैं और आप एक दूसरे के बराबर हैं। हमारी भावना इसी मुल्क से जुड़ी हुई है, हमारी भावना इस मुल्क से अलग नहीं है। और आशुतोष, एक बात का और आप ख्याल करें जी,
हिंदुस्तान आज सेक्युलर है क्योंकि 80% हिंदुस्तानी हिंदू हैं। अगर अगर वास्ट मेजॉरिटी हिंदुओं की सेक्युलर नहीं होती तो हम आज वो नहीं होते 70-75 साल बाद जो हम आज हैं। जी। तो इसलिए हम 200 लोगों को बहुत चिंता हुई है कि ये जो एक एक माहौल बनाया गया है जिसमें माइनॉरिटीज को भयभीत करने की कोशिश की गई है, ये उचित नहीं है। और इसको सिर्फ एक आदमी इसको खामोश कर सकता है। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी का इतना ऊंचा कद है हिंदुस्तान में आज कि उनके एक इशारे पे ये सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर आज निवेदन करेंगे प्रशासन से, चीफ मिनिस्टर से, पुलिस से कि जो हो रहा है ये उचित नहीं है, तो ये कल बंद हो जाएगा। आप मेरी बात मान के देखिए। हम लोग जब सर्विस में थे और कलेक्टर थे तो उस जमाने में सरकार के क्लियर आदेश हुआ करते थे कि देखिए सांप्रदायिक दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक दंगे होते थे लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, और सांप्रदायिक दंगा वहीं होता है जहां एडमिनिस्ट्रेशन की ढील होती है। तो अगर अगर सरकार ये इशारा देगी कि ढील नहीं होगी जी, तो सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। और ये जंग साहब, आप जो बात कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे इन्फॉर्म्ड लोगों में से देश में होते हैं। वो खुद इन सब चीजों को देख रहे हो, किस तरीके से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है। क्या आप ये कहने के लिए तैयार है कि प्रधानमंत्री इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आप ईमानदारी से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है। जब हम मोदी जी को सुनते हैं, जब उनकी मन की बात सुनते हैं, तो हमें मालूम होता है कि एक संवेदनशील इंसान बात कर रहा है। तो इतने गंभीर मसले पे अगर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं फिर हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से कि प्लीज आप नेशनल टेलीविजन में आके ये अपील करें कि हमारी सबकी बहबूदी, हिंदुस्तान की भलाई इसमें है कि हम भाईचारे में रहें। ये मेरी अपील उनसे फिर होगी। आपने अपनी चिट्ठी के अंदर खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जहां शासन है उनका जिक्र किया। असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिनमें दिल्ली वो जगह है जहां पे राज्य की सरकार किसी और की है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और इस चिट्ठी में आपने इस बात का जिक्र किया है कि यहां सबसे ज्यादा तनाव दिखाई पड़ता है। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, हैज एक्वायर्ड अ फ्राइटनिंग न्यू डायमेंशन। यानी आपकी इस चिट्ठी का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है वहां पे कम्युनल टेंशन सबसे ज्यादा है और माइनॉरिटी सबसे ज्यादा निशाने पर है। आप बीजेपी को सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जहां बीजेपी की स्टेट्स है वहां पर ये ज्यादा टेंशन हुआ है, वहीं पर इस किस्म के स्टेटमेंट भी आते हैं। अगर आप तेलंगाना देखें, अगर आप आंध्र प्रदेश देखें, अगर आप तमिलनाडु देखें, अगर आप केरला देखें, तो आप ये स्टेटमेंट्स नहीं पाएंगे। अगर आप पंजाब की नई हुई स्टेट देखें तो वहां नहीं पाएंगे। दिल्ली का मुझे दुख होता है क्योंकि मैं दिल्ली का बाशिंदा हूं, दिल्ली के लिए काम कर चुका हूं। मुझे दिल्ली में बहुत दर्द होता है कि 2 इतने बड़े बड़े दंगे पिछले 2 सालों में हुए हैं और आपकी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। एक अजीब सी चुप्पी है। एक स्टेटमेंट आ रहा है सरकार का कि साहब ये तो रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया है बीजेपी ने। ये कोई स्टेटमेंट है? ये तो कोई बात नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर हो रहे हो। तो मैं हमारा ये कहना बार बार है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ज्यादा इस किस्म की बातें हुई हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, जो इनका थिंक टैंक है, इनको चीफ मिनिस्टर्स को गाइड करना पड़ेगा कि ये उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इन दंगों को या इस तनाव को बढ़ा रही है, जानबूझ के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करवा रही है? मैं ये कहना नहीं चाहता आशुतोष के मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस किस्म की चीज जानबूझ के करे, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि साहब जहां भारतीय जनता पार्टी का रूल होता है वहां दंगे नहीं होते।
ये भी कहा जाता है। कांग्रेस का पिछला साल देखें तो वहां, पिछले साल देखें तो वहां बहुत दंगे हुए हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त की वातावरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने साथियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर्स को गाइडेंस देनी पड़ेगी कि ये चीज हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। क्या ये चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मेरे जैसे आदमी को जो एडमिनिस्ट्रेटर रहा है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करना लोकल कलेक्टर्स और एसपीज की जिम्मेदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली आज ये भी हो रहा है कि कलेक्टर्स और एसपीज भी जो हैं वो भी एक राजनीतिक बहाव में इशारे देख के चलते हैं। ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन मैं नहीं मानता कि जान के कोई सरकार कहती है, लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सरकार से जरूर मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि भाई इसको कंट्रोल करें, और ये जिम्मेदारी एसपी और कलेक्टर की होनी चाहिए। जो इस वक्त केंद्र की सरकार है वो भारत के इतिहास की सबसे मजबूत, ताकतवर और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में से एक है। पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर भी आज की तारीख में जो बीजेपी का आला कमान है उसका टोटल कंट्रोल है। आप क्यों, ऐसा लगता है जैसे आप बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को देना चाहते हैं? आपकी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं, आप कहते प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। क्या उनके इशारे के बगैर ये सब कुछ हो रहा है, या उनको पता है लेकिन वो दाएं बाएं देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चुप्पी क्यों है, क्योंकि जो हम लोग मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, मुझे अचंभा है। और मैं फिर अनुरोध करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि सिर्फ आप एक शख्स हैं हिंदुस्तान में जो अगर ये अपील करेंगे और अपने चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत देंगे तो ये दंगे नहीं होंगे, ये बिहेवियर बदल जाएगा। अगर 6 लोगों पे एक्शन हो जाएगा, पार्टी से आप निकाल देंगे तो ये एक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चुप्पी क्यों है, यही सवाल हमने किया है, और इसी का हमने अनुरोध दिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दिन पे हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ये पार्टी को एक तरह से कॉन्शियस करें, अपनी पार्टी को कॉन्शियस करें कि ये चीजें गलत हैं, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है। देखिए, दुनिया में इस वक्त बहुत तकलीफ है। इस वक्त यूक्रेन की समस्या आप देखें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। हम लोग एक ओएसिस हैं, हम लोग पीसफुल हो सकते हैं। हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, हम दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो अगर हम अपने आप का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं करेंगे और 20% माइनॉरिटीज आपकी अगर खौफ में रहेंगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। आप लोगों ने अपनी चिट्ठी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया और एक तरीके से जो मौजूदा सरकारें हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस सांप्रदायिक दंगों के लिए आप एक तरीके से जिम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है, स्टेट पावर इज दस यूज्ड नॉट ओनली टू फैसिलिटेट vigilante violence targeted against the community but to make ostensibly legal means available to the administrator to strike fear in the community, deprive them of their livelihoods, make it evident to them that they have to access their status as inferior citizens who have to subordinate themselves to the majoritarian political power and majoritarian social and cultural norm। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये क्यों किया आपने? क्यों आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जानबूझकर जो सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य सरकारें इसमें इन्वॉल्व है? हमने जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, और इस्तेमाल करने से पहले ग्रुप में बहुत डिबेट हुई है कि ये ज्यादा सख्त शब्द तो नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकारों को जागना चाहिए, और अगर नहीं जाग रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, बार बार करूंगा, कि सरकार को, जो भी सरकार, उसको अपने प्रशासन को जगाना पड़ेगा, एसपीज और कलेक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो आज बाहर हैं और जो रिटायर्ड हैं वो यही समझने में मजबूर होंगे कि सरकार कॉम्प्लिसिट है इसमें, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 20% माइनॉरिटीज हमारी डर जाएं। देखिए, हमारे पीछे एक इतिहास है कम्युनल दंगों का। हमें, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, 1984 भी आप याद कर लीजिए। हम
क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हुआ है वो भी आप देख लें, वो जो ब्रदर स्टेन्स के साथ हुआ था उड़ीसा में, वो भी याद कर लें। आप नन्स के साथ जो हुआ है वो भी आप याद कर लें। तो ये चीजें उचित नहीं है। हम आशुतोष, आप अपना डीएनए मेरे से करा लीजिए और आपका और मेरा डीएनए एक ही निकलेगा। ये हमारा खून है भाई, ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो रोना आता है ये हालात देख के कि एक आदमी के हाथ नहीं है। आपने तस्वीरें देखी है, उसको कहा गया कि साहब तुमने अपनी झोपड़ी जला दी या तुमने वहां आग लगा दी। ये किस किस्म की कॉम्प्लिसिटी है? आप कॉम्प्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अगर कॉम्प्लिसिटी नहीं है तो क्या कॉम्प्लिसिटी है? ये तो शरीफ गरीब लोग हैं, ये किसी के घर को दंगा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो अपनी दो रोटी बेचारे कमाने में, और आप और मैं जो है आराम से अपने घरों में बैठे टेलीविजन देख रहे हैं। ये आदमी तो वो है जो सब्जी बेचता है, रेड़ी चलाता है, अपना आई मीन रात को खाना खाना दूभर हो गया है, इतनी महंगाई है। इसमें हम अटैक करें, ये तो आपके और मेरे कॉन्शियस पे बेर करेगा। और यही हमने अपील की है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये गरीब आदमी है, इनकी संरक्षण, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, हर स्टेट की जिम्मेदारी है। I am making a deliberate emotional appeal to the political party. Please understand that these are the poorest of the poor. इनका संरक्षण, इनकी बहबूदी, इनकी देखभाल आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। ये गरीब आदमी है, ये दलित भी है, ये मुसलमान भी है, ये क्रिश्चियन भी है, इसमें हिंदू भी है। हिंदू की दुकान भी जलती है दंगे में, उसको भी कठिनाई होती है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दंगा हुआ था तो हम वहां कुछ लोग देखने गए थे, हमने देखा कि हिंदुओं की दुकानों में कितनी बर्बादी हुई है। एक अच्छा शोरूम होंडा का जला दिया गया। वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। जंग साहब, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? क्यों ऐसा? छोटा दिमाग, एक नफरत फैलाई जा रही है लोगों के दिलों में। ये गांधी और बुद्ध का देश नहीं है, ये नानक का देश नहीं रह जाएगा, ये बुल्ले शाह का देश नहीं रह जाएगा अगर हम नफरत फैलाएंगे। हमारा धर्म जो है वो इंसानियत होना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन मुसलमान है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। देखिए जहांगीरपुरी में आप देख रहे होंगे आज के हिंदू मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। जो इंसान भुगतता है वो अपनी गलती भी समझता है, और जो आप और मैं जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो इसको नहीं समझ रहे। हम तो टेलीविजन पे एक तमाशा देख रहे हैं और हम लोगों ने चैनल्स पे इसको तमाशा बना दिया है। इनका दर्द नहीं हम समझ रहे हैं। पुलिस वालों पे मुझे अचंभा होता है जो कहते हैं कि साहब जो बुलडोजर चला कि साहब ये तो गरीब की दुकान पे चल गया, ये इंक्रोचमेंट है। मैं आपको बताऊं, इंक्रोचमेंट होते हैं हिंदुस्तान में, और इंक्रोचमेंट हर एक इंसान कर रहा है। दुष्यंत दवे साहब ने एक ट्वीट किया है कि जरा गोल्फिंग भी जाके देख लीजिए कितने इंक्रोचमेंट हैं। कितने लोगों ने अपने छतों पे बरसातियां बनाई हैं और कितने लोगों की बरसातियों को एनडीएमसी ने तोड़ा है। तो उनको तो हम छूते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अपना छज्जा 2 इंच आगे बढ़ा लिया, ये 1 फुट आगे बढ़ा लिया, उसको तोड़ रहे हैं। अरे भाई उसको नोटिस दे दीजिए, उससे बात कर लीजिए, उसको समझा दीजिए, वो कहीं और चला जाए। लेकिन ये हम क्यों नहीं कर रहे? ये हमदर्दी हम क्यों नहीं रख रहे हैं आशुतोष? हम क्या बना रहे हैं अपने मुल्क को? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आप इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटिकल रीजन क्या है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू मुझे वोट कर देगा? आप समझ रहे हैं कि मुसलमान की वोट मुझे जरूरत नहीं है? ये सही नहीं है। ये तो संकीर्ण सोच है। एक इलेक्शन 2 इलेक्शन जीतने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हिंदुस्तान का अगले 50 साल का भविष्य देखना है। मेरी जिंदगी तो हो चुकी है, 70 साल की जिंदगी है, लेकिन आपको मुझे अपने पोते पोतियों का सोचना है, और वो हिंदुस्तान बनाना है जब आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी और हम महसूस नहीं करेंगे कि मैं हिंदू और आप मुसलमान हैं। मैं तो उस हिंदुस्तान की कल्पना करता हूं, और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अपने माध्यम से ये हम बार बार मैसेज दें कि हर एक हिंदुस्तानी एक है, हमें कोई फर्क नहीं है। मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हो गया, दैट इज ऑल। हो सकता है कि भैया मैं अपने बराबर पंजाबी घर में पैदा होता, मैं हिंदू हो जाता।
कोई फर्क पड़ता क्या? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। रास्ते अलग हैं, लेकिन वो सब रास्ते घूम के एक ही जगह पहुंचेंगे आशुतोष। वो ग्रेवयार्ड का जो जो अंधेरा है वो हम सबको एक दिन अपनाएगा, और उसको पहुंचने के लिए आप प्लीज समझिए कि मोहब्बत से रहना, प्यार से रहना कितना जरूरी है। इसीलिए हम 200 लोगों ने बड़ी दुख भरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को आप अग्रेसिव मत समझिए, इस चिट्ठी को आप क्रिटिसिज्म, हमने हार्श वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन इसलिए यूज किए हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस जाग जाए, केवल इसलिए किए। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए हमारे दिल में इज्जत नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन एक अनुरोध है, मैंने इनके साथ काम किया है, मैं फिर अनुरोध करूंगा कि एक अपील कर दीजिए इस मुल्क के लोगों से कि हम सब एक हैं, भाईचारे से रहें। जंग साहब, दंगे तो पहले भी हुए और बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, तब में अब में क्या फर्क रह गया? अब भाजपा के लोग कहते हैं कि देखिए हमारे समय में तो दंगे बिल्कुल नहीं होते थे। आप कांग्रेस के जमाने में देखिए, मलिहाबाद का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, मुजफ्फरपुर का दंगा, तमाम बड़े, अलीगढ़ का दंगा, और उसमें सैकड़ों संख्या में लोग मरते थे। तब तो कोई प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखता था, अब क्यों प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही? तब में अब में क्या फर्क है? मेरे ख्याल ये इमेज की बात है, ये एक इमेज की बात है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस की सरकार देखें या आप मार्क्सिस्ट सरकार देखें या आप जनता दल की सरकार देखें, तो वहां सेकुलरिज्म की बहुत बातें होती थी। आज ये उस सेकुलरिज्म को स्यूडो सेकुलरिज्म कहा जाता है। मैं नहीं मानता। सेकुलरिज्म आज की तारीख में, लिबरलिज्म आज की तारीख में एक बुरा शब्द हो गया है। माइनॉरिटी अपीजमेंट एक बुरा शब्द हो गया है। इसको अपीजमेंट नहीं कहते, ये अफर्मेटिव एक्शन है। मुल्क के, दुनिया के हर देश में एक अफर्मेटिव एक्शन होता है गरीबों के लिए। उस अफर्मेटिव एक्शन को आज भाजपा डिनाई कर रही है, उसको अपीजमेंट के रूप में। लेकिन गरीब आदमी का हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, दलित का हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, कमजोर हिंदू का हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, कमजोर मुसलमान का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। तो दंगे पहले भी हुए और बुरे दंगे हुए, लेकिन वो दौर था 1950s का, जब जवाहरलाल ने उनको साफ तौर से कंट्रोल करने की कोशिश की। ये तस्वीरें हैं जवाहरलाल नेहरू की कि घोड़े पे चढ़ के दंगों में बीच में चले गए कि भाई ये नहीं होगा दंगा। तो ये इंस्टेंट्स अब नहीं हो रहे। अब तो ये हो रहा है कि दंगा हुआ तो एक तरफ बुलडोजर चला दिया जाए, वो गलत है। उसका क्रिटिसिज्म आज हो रहा है। हमें किसी सरकार से, किसी चीफ मिनिस्टर से अपील नहीं मिल रही है कि गरीबों की देखभाल की जाए। मुसलमानों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, क्रिश्चियंस की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ये अपील मुझे नहीं मिल रही है, इस अपील की जरूरत है। आपको लगता है संविधान फेल हो गया? आई एम एन ऑप्टिमिस्ट आशुतोष। संविधान को फेल नहीं होने देंगे। संविधान को आप फेल नहीं होने देंगे, मैं फेल नहीं होने दूंगा। अगर संविधान फेल होता तो आपके टेलीविजन चैनल पे मेरा इंटरव्यू न ले रहे होते। हमें बहुत उम्मीद है संविधान से, क्योंकि आपने इस ओर इशारा किया कि दरअसल संविधान की एक तरीके से धज्जियां उड़ रही है इस वक्त, और आपने अपनी चिट्ठी में इस ओर इशारा किया। हमने यही कहा है कि अगर इस तरह होगा तो संविधान की धज्जियां हो जाएंगी, क्योंकि आप संविधान को फॉलो नहीं कर रही हैं आपकी चीफ मिनिस्टर से हम फिर अनुरोध कर रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए। ये मेरी बाइबल है, मैंने बार बार कहा है। संविधान हमारी गीता है। आप अपनी कुरान और गीता को घर रखिए, लेकिन संविधान को अपनी छाती से लगा के रखिए। इसको पढ़ लीजिए, इसको रख लीजिए, तो हमारी सबकी सुरक्षा है। ये नहीं कर रहे हैं। आपको यकीन है कि प्रधानमंत्री आपकी बातों को सुनेंगे? ये मेरा अनुरोध है कि प्लीज, अगर हमें देश को बचाना है, मुल्क को बचाना है, अपने हालात को सुधारना है, भाईचारे को रखना है, नेबर्स को एक दूसरे के साथ रहना है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, दिवाली, होली हमारी सब दोस्तों के घर में मनी है। मेरी बेटियों की शादी गैर मुसलमानों में हुई। हमारे घर में कभी ये बात ही नहीं उठती, लेकिन आज एक खौफ का माहौल है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री इस खौफ को अलग कर सकते हैं,
और फिर से ये है कि प्लीज ये आप एक अपील करिए अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसको खत्म कराइए। जंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी इस चिट्ठी का और आपके जो तमाम 108 हिंदुस्तान के पुराने बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही मशहूर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसका कोई असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।